Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of January 2024. 13 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। लाइक करने में पता नहीं क्यों आप लोग कंजूसी करते हैं, है ना। मैं कंटेंट बताने में नहीं करता, आप एक छोटे से लाइक करने में करते हैं। सो डोंट डू दैट फ्रॉम योर एंड। लाइक ज़रूर करिए, दिल खोल के करिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक टैरिफ है जो कि न्यूज़ में रहता है। आपको बताना है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लगाया है। ऑप्शंस आर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या यूरोपियन यूनियन। आसान सवाल है, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। रोज मैं बताता रहता हूँ न्यूज़ में आपको। द करेक्ट आंसर इज डी, यूरोपियन यूनियन। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोंग डैम। ठीक है ना, तीन स्टेटमेंट्स है। पहला कह रहा है इट इज द हाईएस्ट अर्थ फिल डैम इन इंडिया एंड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर। दूसरा कह रहा है इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर भागीरथी इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। एंड तीसरा कह रहा है पोंग डैम लेक बर्ड सेंचुरी इज इन द विसिनिटी ऑफ रिजर्वायर एंड इज डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट। तो आपको बताना कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हाईएस्ट अर्थ फिल डैम है इंडिया का एंड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर ऑल्सो। ऐसे स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं, बहुत ज़्यादा गलत नहीं रहते। सेकंड स्टेटमेंट, नाउ इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर भागीरथी इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये स्टेटमेंट गलत है। ब्यास नदी पे है ये, और ये उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है पोंग डैम। दूसरा स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट अगेन करेक्ट, रामसर साइट है पोंग डैम लेक बर्ड सेंचुरी। तो दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए। लोकेशन देखो लिखी ओवर ब्यास रिवर इन द हिमाचल प्रदेश। तीसरा स्टेटमेंट है एक इनिशिएटिव है ग्रेट नाम का, GREAT। आपको इसके बारे में बताना। ऑप्शंस आर इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स ग्रांट्स अप टू 50 lakhs फॉर स्टार्टअप्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल फील्ड। तीसरा कह रहा है इट इज़ पार्ट ऑफ द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस। ऑब्वियसली बात है, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो भी आप इसको गेस भी कर सकते थे वैसे, है ना, थोड़ा बहुत लगा करके। एंड इसका आंसर है जैसे कई बार आपको नहीं समझ में आ रहा, अब सारे स्टेटमेंट टेक्सटाइल के हैं, तो एक बार कोशिश किया करो ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए कि ग्रेट में क्या होगा। तो ए और टी लास्ट में, तो एक हो सकता है जैसे ग्रांट्स की बात कर रहे थे, जी हो सकता है ग्रांट के लिए ही हो, है ना। और लास्ट में एटी है तो अपैरल टेक्सटाइल हो सकता है। तो इसलिए मिलता जुलता है, तो जब इतना मतलब कोइंसिडेंस हो रहा हो तो फिर सही होता है अमूमन। तो इसका तो बहुत आसान है, अगर एक बार टेक्निकल टेक्सटाइल निकल गया और ग्रांट्स भी निकल गया तो आप तीनों स्टेटमेंट बता सकते हैं कि सही है ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है ना। तो ग्रांट देखो लिखा है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो यहाँ पे लास्ट वाला टेक्निकल टेक्सटाइल्स ही था और जी फॉर ग्रांट ही था, देखो, है ना। और ग्रेट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, इसमें 50 लाख तक की ग्रांट दी जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ 18 months। ऑब्जेक्टिव है फॉर यूटिलाइजिंग द टैलेंटेड पूल एंड एक्सपर्टीज ऑफ इंडिया इन द टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है ना। आप में से आप लोग को आई होप टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में पता होगा। कमेंट सेक्शन में बताना कुछ सेक्टर्स जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर आते हैं। ठीक है। नाउ अगला जो न्यूज़ है फ्रंट पेज का वो है सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है टू स्टे द लॉ ऑन द सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन। आप सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया था जिसमें इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 लेकर के आए थे। वो अमेंडमेंट नहीं था, मतलब एक्ट लेकर के आए थे। इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, जिसके अंतर्गत उन्होंने सेक्शन 7 सेक्शन 8 में उन्होंने कहा है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का चयन होगा। तो सेक्शन 7 बोलता है कि सिलेक्शन कमेटी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का होगा। तो ये तीन लोग रहेंगे सिलेक्शन कमेटी में। और सेक्शन 8 बोलता है कि सिलेक्शन कमेटी विल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर एंड कंसीडर द पर्सन्स अदर दैन दोज सजेस्टेड बाय द सर्च कमेटी। ठीक है ना। एंड तो अब देखो यहाँ पे क्या है ये चीज़ बेसिकली, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था उसमें ये कहा था उन्होंने कि आप चेंज करिए, लॉ बनाइए जिसमें इलेक्शन कमीशन को कैसे सेलेक्ट करना है उसके लिए लॉ बनाइए। और उसमें कमेटी जो उन्होंने बताई थी उसमें उन्होंने
कहा था कि चीफ जस्टिस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3 होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब वो एक्ट लेकर के आए इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन वाला, तो फिर उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने ये कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके उन्होंने गवर्नमेंट के ही 2 लोग रख लिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर रख लिया और एक कैबिनेट मिनिस्टर रख लिया, है ना। तो अब इसका अपोजिशन ये किया जा रहा है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, उसकी रूलिंग थी कि चीफ जस्टिस होना चाहिए, तो चीफ जस्टिस क्यों नहीं है। बट अब चीफ जस्टिस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लॉ को इनवैलिड कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं मानता, इसीलिए उन्होंने इस पर स्टे नहीं लगाया है। हालांकि उन्होंने केस को सबमिट ज़रूर कर लिया है, बट दे हैव नॉट स्टेड द डिसीजन, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्टैट्यूट बनाने का काम लेजिस्लेटिव विंग का है, यानी कि पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया तो उस तरीके से उसमें स्टे नहीं लगाया जा सकता। दूसरी न्यूज़ है रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 5.7% इन दिसंबर। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एंड 4 मंथ हाई पे पहुंच चुका है 5.7, जो हमारी इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रेंज है। अगर आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रेंज है तो पता होगा आपको 4 ± 2% है ना। 4 ± 2% मतलब कि 2% से लेकर के 6% के बीच में इन्फ्लेशन हो सकता है, और अभी ये बिल्कुल एज पे चल रहा है अपनी अपर लिमिट के। अब यहाँ पर बात जो है ऑथर ने ये बताई है कुल मिलाकर के कि ये बढ़ता। अब एक ग्राफ भी आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल इन्फ्लेशन का ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको समझ में आएगा कि रिटेल इन्फ्लेशन फिक्स नहीं रहा है, बढ़ता घटता रहा है ना। तो क्या होता है, यूपीएससी कई बार यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि स्टेडीली इंक्रीज हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन या स्टेडीली डिक्रीज हुआ है रिटेल कंटिन्यूसली, तो वहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चंस में नहीं फंसेंगे। एक और चीज़, 2 टर्म्स यहाँ पे बता दूं, हेडलाइन इन्फ्लेशन और आपका कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो टोटल इन्फ्लेशन होता है आपकी इकोनॉमी का जो टोटल इन्फ्लेशन होता है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। टोटल मतलब कि फूड का भी जोड़ दिया, फ्यूल का भी जोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, है ना। और आपका जो अगर फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन आप हटा दो, मतलब जो वोलेटाइल है, अगर फूड और फ्यूल का आप इन्फ्लेशन ना काउंट करो, तो वो जो बाकी बचता है इन्फ्लेशन वो आपका कोर इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, चूंकि इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में जो कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे होता है, रिटेल वाला भी। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालता कौन है मैं आपको बता दूं, द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये कंपाइल करती है ऑल इंडिया एज वेल एज स्टेट वाइज CPI फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड सेक्टर्स, ये 3 के लिए, रूरल अर्बन कंबाइंड सेक्टर्स के लिए, ठीक है ना। कौन निकालता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल office which is under the Ministry of Statistics and Program Implementation. I hope you got clarity regarding that as well. India's longest sea bridge which provides a link to Navi Mumbai inaugurated by Prime Minister. तो यहाँ पे Prime Minister नरेंद्र मोदी जी has inaugurated अटल सेतु which is India's longest sea bridge. इंडिया का longest sea bridge है अटल सेतु, and it is also known as the Mumbai Trans Harbour Link. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है, and the 6 lane अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा सेतु भी इसे कहा जाता है. It will reduce the 2-hour journey between मुंबई नवी मुंबई to 20-minute ride. तो ये जो 2 घंटे की जर्नी हुआ करती थी मुंबई से नवी मुंबई की, इट विल बी नाउ रिड्यूस्ड टू अ जस्ट 20 minutes राइड, है ना. सो दिस इज द ब्रिज दैट हैज बीन अनवील्ड. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. और जो टोटल लेंथ है ब्रिज की 21.8 किलोमीटर की है, उसमें से 16.5 किलोमीटर जो है इट इज ओवर द अरेबियन सी. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर, है ना. एंड द ब्रिज बिल्ट विद जापानीज असिस्टेंस. इसको बनाया किसकी मदद से है, जापानीज असिस्टेंस के साथ मिलकर के बनाया है. ये सारे फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है. फोकस ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस एज ग्लोबल मीट ऑन पल्सेस रिटर्न्स टू इंडिया. नाउ ग्लोबल पल्स कन्वेंशन, याद रखिएगा ग्लोबल पल्स कन्वेंशन जो है इट विल बी हेल्ड इन इंडिया नाउ. ग्लोबल पल्स कन्वेंशन आप इसको याद रखिएगा. एंड दूसरी चीज़ ये भी याद रखिएगा कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है. तो इट इज़ जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय, बेसिकली इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है कौन कौन सी बॉडीज़ के साथ. एक तो आपकी नाफेड है इंडिया की, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरी आपकी ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन है, ठीक है ना. द सेकंड वन इज द ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन. तो ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन GPC और नाफेद मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करेंगे ग्लोबल पल्स कन्वेंशन को, ठीक है ना. सॉरी आपका हाँ, ग्लोबल पल्सेस कन्वेंशन को और ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन और नाफेड मिलकर के करेंगे, ठीक है.
ना 2023 का जो कन्वेंशन था ये सिडनी में हुआ था, एंड अब इस बार इंडिया में हो रहा है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पल्स इज़ वेरी वाइटल फॉर द डेवलपमेंट। पल्सेस जो है आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली आता है, मसल बिल्डिंग में काम करते हैं, एंड देर आर सॉर्ट ऑफ अ सुपर फूड। एक्चुअली सुपर फूड का मतलब क्या था? सुपर फूड एक एक्चुअली मार्केटिंग टर्म है जो ऐसे फूड आइटम्स को दिया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, एक्सेप्शनल न्यूट्रिएंट डेंसिटी होती है, उनको सुपर फूड कहा जाता है। बट दालें तो बहुत ज़्यादा हैं ऑलरेडी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स तो है, न्यूट्रिएंट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, प्रोटीन मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही है, वो है कि वो लेग्यूमिनस होती है, सॉइल की रिप्लेनिशमेंट को और सॉइल को भी मतलब और ज़्यादा फर्टिलाइजर वो बनाती है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि न केवल इसमें आपको मतलब हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है, आपको इन्वायरमेंटल और आपकी वो भी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे इंडिया सऊदी अरेबिया टू डिस्कस डिफेंस टाइज जॉइंट ट्रेनिंग। तो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने नेवी टू नेवी कोऑपरेशन, जॉइंट ट्रेनिंग एंड इन सबको बढ़ा सकते हैं। इस न्यूज़ आइटम में मैंने बस इसको इसलिए बताया क्योंकि एक फैक्ट था कि एक एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरेबिया मिल करके करते हैं, बायलिटरल नेवल, जिसको अल मुहैद अल हिंदी बोलते हैं, अल मुहैद अल हिंदी। अभी इसके आई थिंक 2 ही फेज़ हुए हैं, 2 ही एडिशन हुए हैं अल मुहैद अल हिंदी के। तो ये आपको याद रखना है कि इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज की जाती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कर्नाटका ने लॉन्च की एक स्कीम जिसका नाम है युवा निधि स्कीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं युवा निधि स्कीम। तो कर्नाटका ने लॉन्च की युवा निधि स्कीम। द फिफ्थ एंड द फाइनल जो उनके पोल के प्रॉमिसेस थे उसमें से उन्होंने किया था, ठीक है ना। एंड इसमें उन्होंने क्या क्या कहा है कि तो इसमें बेसिकली प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट को वो क्या प्रोवाइड करेंगे? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। साइंस मिनिस्ट्री टीम विजिट्स हवाई टू टेक स्टॉक ऑफ द टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। तो अभी रिसेंटली इंडिया की जो आपकी साइंस मिनिस्ट्री है वो हवाई पहुंची इन ऑर्डर टू विजिट द 30 मीटर टेलीस्कोप का जो लोकेशन है उसको देखने के लिए। अब हवाई में कहाँ गए? ये मौना किया गया। इट इज़ एन इनएक्टिव वॉल्केनो, मौना किया, लिख लेना आप लोग, मौना किया इनएक्टिव वॉल्केनो है ऑन द आइलैंड्स ऑफ हवाई, यूएस में है ये। एंड दे आर देयर टू डिस्कस द चैलेंजेस टू द 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। अब ये 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जो TMT है, इट इज़ बेसिकली 30 मीटर डायमीटर का प्राइमरी मिरर यूज़ किया जाएगा और ये ऑब्जर्व करेगा डीप स्पेस को, ठीक है ना। एंड इट इज़ अ जॉइंट कोलैबोरेशन इन्वॉल्विंग US, जापान, चाइना, कनाडा, इंडिया। US, जापान, चाइना, कनाडा, इंडिया, याद रखिएगा, UJCCI, US, जापान, चाइना, कनाडा, इंडिया। एंड इंडिया जो है वो भी 2014 में अप्रूवल हुआ कि हाँ इंडिया पार्टिसिपेट करेगा 30 मीटर टेलीस्कोप में, एंड लगभग $200 बिलियन का हार्डवेयर प्रोवाइड करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि 30 मीटर प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा अपोजिशन है वो लोकल कम्युनिटीज़ का है, लोकल कम्युनिटीज़ फ्रॉम द हवाई, जिनका ये मानना है कि वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के रिलीजन सबके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है इन टेलीस्कोप, इन साइंटिफिक उन चीज़ों को। एंड लेकिन क्या और चीज़ बता दूँ कि मौना किया साइट जो है इट इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट साइट फॉर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट साइट है। हालांकि अब जो है चूँकि इतना ज़्यादा पोजीशन हो रहा है तो दूसरी साइट देखने की बात चल रही है ना। और दूसरी साइट अगर देखी जाएगी तो कौन सी देखी जाएगी? ये आपकी है टोरियो डेल रोक डी लॉस मुचाचोस, ये ला पैल्मा स्पेन के कैनरी आइलैंड की साइट है, याद रखिएगा। अल्टरनेटिव साइट कौन सी है? कहाँ पे? ऑब्जर्वेटरियो डेल रोक डी लॉस मुचाचोस, ला पैल्मा, स्पेन की कैनरी आइलैंड में, ठीक है ना। तो ये दूसरी लोकेशन है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एडिटोरियल है केस डायरी फॉर द इंडियन पुलिस। बस इसमें कुछ नहीं, ऑथर ने बताया कि जो पुलिस है वो गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती जा रही है, लेकिन अभी भी लोगों के क्लोज नहीं हो पा रही है। लोगों के क्लोज कैसे आ पाएगी? तो एक तो ऑथर ने कहा कि जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए रिक्रूट्स हैं, काफ़ी एजुकेटेड आ रहे हैं, तो दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, है ना। तो पब्लिक के साथ वो इस तरीके से एम्पैथी और इंटीग्रिटी के साथ अगर काम करेंगे तो दैट विल द फर्स्ट थिंग। सेकेंड उन्होंने कहा कि जो नए लोग आ रहे हैं दे आर टेक सेवी, है ना, टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जा रहा है, तो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। पहले फोर्स हर चीज़ से यूज़ होती थी, पहले हर चीज़ में फिजिकल आपके साथ मीटिंग होती थी, अब थोड़ा
टेक्नोलॉजी अडेप्ट की जा रही है, तो दैट इज़ अगेन मेकिंग द पुलिस जॉब ऑल्सो ईजी एंड ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स। क्या पहले मान लो अगर आपसे ऐसे ही पैसे ले लिया अगर टीटी ने, सॉरी आपका जो ट्रांसपोर्ट पुलिस होती है, तो और अगर उन्होंने ऐसे पैसे लिए तो आपको लगता है कि यार ये लोग ले रहे हैं ना, लेकिन अभी जब आजकल चालान ऑनलाइन सीधे कट रहा है और चालान आ रहा है तो आपको ज़्यादा भरोसा भी हो रहा है। एक चीज़ जो ऑथर ने प्रॉब्लम बताई है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पुलिस, जिसमें कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटिक्स किस तरीके से अपने फेवर के लिए यूज़ कर रही है पुलिस को, तो दैट इज़ अगेन इशू। बट यहाँ पे वही पुलिस वाले का जो दिमाग है वो काम आता है कि किस तरीके से हम्बली एंड ग्रेसफुली वो मना कर सकता है टू द अनफेयर डिमांड्स। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और कुछ न्यूज़ है। हमास इज़ गिल्टी ऑफ जेनोसाइड, इजराइल ने आईसीजे में जाके कह दिया। अब आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका ने केस किया था इजराइल के ऊपर कि भैया उन्होंने जेनोसाइड किया है। यहाँ पे जो इजराइल है उसको नहीं पता कि नहीं हमास ने किया है, हमने केवल रिस्पॉन्ड किया है, स्टार्टिंग उन्होंने की थी। दिस इज़ नॉट द वॉर विच वी हैव स्टार्टेड, इज द वॉर विच वॉज स्टार्टेड बाय द हमास, है ना। ग्लोबल शिपिंग इन अ स्पॉट एज पनामा कैनाल शॉर्ट ऑफ वाटर। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेड सी क्राइसिस जो है विच हैज़ पैरालाइज द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री। एक और दूसरी ट्रेवल जो है वो है पनामा में, वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर शॉर्टेज हो रहा है पनामा कैनाल में, ठीक है ना। याद रखिएगा पनामा कैनाल में शॉर्टेज अगर होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा रूट फिर से चेंज होगी और सब लोग वहाँ पे केप ऑफ गुड होप से आना शुरू कर देंगे। पैसा तो ज़्यादा लगेगा ही, टाइम डिले भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है पनामा, याद रखिएगा, जो कि कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। एंड इसमें 2 वाटर बॉडीज़ और याद रखिएगा आप उनके नाम। एक तो आपका लेट मी टेल यू, दिस वन इज़ द गातून लेक। अगर आपसे कहीं पूछे गातून लेक कहाँ पे है, किससे रिलेटेड है, एंड दूसरी है लेक अलाजुएला, ठीक है ना। गातून लेक एंड लेक अलाजुएला, दे बोथ आर देयर विच फीड अप दिस पनामा कैनाल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसी में पानी का थोड़ा लेवल कम आ रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।